नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात लखनऊ लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 35। लखनऊ नवाबों की नगरी, अवध का मेन हिस्सा, तहजीबों का शहर। कहा जाता है कि राम के छोटे भाई जो लक्ष्मण थे, उनके नाम पर लखनऊ को बसाया गया था। आगे चलकर जो आधुनिक स्वरूप है वो लखनऊ जो अवध के नवाब थे उनकी देन है और उनके अनुसार लखनऊ को बसाया गया। भारत के सबसे बड़े राज्य, सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ का इतिहास बेहद गौरवशाली और बहुत लंबा है। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो हम राजनीति से दूर हो जाएंगे, इसलिए बात सीधी राजनीति की। लखनऊ लोकसभा सीट पे जो विधानसभा की सीटें आती हैं उसमें 5 सीटें हैं। लखनऊ उत्तर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ पूर्व, लखनऊ सेंट्रल और लखनऊ कैंट। पांचों विधानसभा सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जो 2017 में चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने इन पांचों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ते हैं तो लोकसभा के चुनाव जब देश में पहली बार हुए, साल 1951-52 में चुनाव हुए। लखनऊ लोकसभा सीट पर भी चुनाव हुआ। शुरुआती दौर में इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। साल 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव लड़े जनसंघ के टिकट पर, वो चुनाव हार गए। लखनऊ की लोकसभा सीट पर जो चुनाव परिणाम चौंकाने वाला था, वो पहला चुनाव चौंकाने वाला परिणाम साल 1967 में आया था, जब आनंद नारायण मुल्ला यहाँ से निर्दल चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके सांसद हुए। कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। आनंद नारायण मुल्ला, उसके पहले आनंद नारायण के पिता जगत नारायण मुल्ला बड़े वकील थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके थे, राम प्रसाद बिस्मिल, और वो सारे केस में उन्होंने सरकार की तरफ से, उस समय जो सरकार थी उसके इनके खिलाफ में, सरकार के फेवर में केस लड़ा था। आनंद नारायण मुल्ला की बात की जाए तो उन्हें बतौर शायर वो खूब लोकप्रिय रहे। वो भी एक बड़े वकील थे, फिर जज हुए। अपने एक फैसले में यूपी पुलिस को अपराध का संगठित गिरोह बताने के बाद आनंद नारायण मुल्ला खासे चर्चा में आए थे। फिर जब वो चुनाव जीत करके फिर चर्चा में रहे। उसके बाद साल 1972 में 70 तक वो सांसद रहे। फिर साल 1972 में उनको कांग्रेस पार्टी ने ही राज्यसभा भेजा। बाद में 1997 में उनका निधन हो गया। 1971 का जब लोकसभा चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी ने शीला कौल को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। शीला कौल चुनाव जीत करके एक बार फिर इस सीट को कांग्रेस पार्टी के खाते में डालने में कामयाब रहीं। पर 1977 का जो चुनाव आया, जो 1977 में जब इमरजेंसी के बाद देश में चुनाव हुए, तो इस सीट पर भारतीय लोकदल के टिकट पर हेमवती नंदन बहुगुणा यहाँ से चुनाव लड़े। चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्य रूप से मेन पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड में आता है। पौड़ी गढ़वाल में जन्मे, बाद में उनका परिवार जो है वो इलाहाबाद में रहने लगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1971 में वो पहली बार इलाहाबाद की लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके जीते और संसद पहुंचे, पर जल्दी उन्हें प्रदेश की राजनीति में वापस भेजा गया। साल 1973 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में जब, तो इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। पर ये कार्यकाल इनका लंबा नहीं चल पाया। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने इनसे दबाव में इस्तीफा दिलवा दिया। इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर कांग्रेस से इनकी नाराजगी हुई और ये भारतीय लोकदल के साथ आ गए। भारतीय लोकदल जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो भारतीय लोकदल ने 1977 में लोकसभा लखनऊ से चुनाव लड़ाया। ये चुनाव जीते और जो केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, तो मोरारजी सरकार में ये मंत्री बनाए गए। पर वो ज़्यादा समय तक फिर उसमें रहे नहीं। फिर कांग्रेस, जो इंदिरा की कांग्रेस थी, उसके साथ चले गए। साल 1980 में ये इंदिरा की कांग्रेस ने इन्हें गढ़वाल की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया। ये फिर से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे, पर उसके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। 2 साल के बाद इनका कांग्रेस, जो इंदिरा कांग्रेस थी, उसके साथ मोहभंग हो गया। विवाद के बाद इन्होंने इंदिरा कांग्रेस छोड़ी। तो उस समय जब इन्होंने छोड़ी तो पार्टी और संसद पद दोनों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1982 में फिर से चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ इसी गढ़वाल की लोकसभा सीट पर, और ये फिर से चुनाव जीत करके सांसद हुए। साल 1984 में इलाहाबाद में जब अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ने आए तो ये अमिताभ बच्चन के खिलाफ वहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि अमिताभ बच्चन ने उस चुनाव में जीत हासिल की। हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव हार गए। इनके पुत्र विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में हैं। इनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद की मेयर रहीं, फिर समाजवादी पार्टी में रहीं, उत्तर प्रदेश
कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, लखनऊ की लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। वर्तमान समय में वो भी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। लौटते हैं लोकसभा चुनाव पर, तो साल 1980 और 1984 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी के पास ही लखनऊ की लोकसभा सीट रही। शीला कौल लगातार 2 बार फिर यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुई। पर साल 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहाँ एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के कब्जे से ये सीट निकल गई और निकली भी तो ऐसा कि उसके बाद दोबारा कभी उसे यहाँ जीत नसीब नहीं हुई। साल 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े मानधाता सिंह ने शीला कौल को चुनाव हराया और यहाँ से जीत करके संसद पहुंचे। पर साल 1991 में जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो लखनऊ की लोकसभा सीट के सारे समीकरण बदल गए। लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उतारा। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश की राजनीति में स्थापित हो चुके थे, राजनीति के बड़े पंडित के तौर पर उन्हें देखा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके जिस सीट से 1962 में वो चुनाव हारे थे उसी सीट से चुनाव जीत करके वो संसद पहुंचे। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। फिर 1939 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। आगे चलकर 1944 में वो आर्य कुमार सभा, जो आर्य समाज की यूथ विंग होती है, उसमें उसके सचिव बने, महासचिव बने। फिर जब दीनदयाल उपाध्याय का दौर शुरू हुआ तो दीनदयाल उपाध्याय के साथ जुड़े रहे, उनके साथ राजनीति में सक्रिय रहे। भारतीय जनसंघ जब बना तो उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भारतीय जनसंघ के टिकट पर वो 1957 में बलरामपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ करके संसद पहुंचे थे, पर 1962 का चुनाव वहीं से हारे। फिर वो राज्यसभा गए। 1967 का चुनाव बलरामपुर की ही लोकसभा सीट से फिर लड़े और चुनाव जीत करके लोकसभा के सांसद हुए। 1968 से 1972 तक वो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बाद में जनसंघ का विलय हो गया, जनता पार्टी बनी। फिर उसके बाद जब इमरजेंसी का जो 1971 में फिर ये ग्वालियर की लोकसभा सीट से, 1977 में नई दिल्ली से जब इमरजेंसी के बाद ये नई दिल्ली से फिर से सांसद चुने गए, तो उस समय मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी तो ये उस विदेश मंत्री बनाए गए। पर ज़्यादा लंबा साथ चल नहीं पाया, ना इत्तेफाकी हो गई, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो जनसंघ के सदस्य थे जिन्होंने जनसंघ को बनाया था, उन सदस्यों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बनाई। 1980 में नई दिल्ली की ही लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके सांसद हुए। 1986 में वो राज्यसभा चले गए, मध्य प्रदेश से उन्हें राज्यसभा भेजा गया। 1991 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्हें लखनऊ लाया गया। 1991 में लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ करके जीते और सांसद हुए। साल 1996 का जब लोकसभा चुनाव आया तो अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर लखनऊ की ही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में आए। समाजवादी पार्टी ने इनके अगेंस्ट राज बब्बर को चुनाव लड़ाया। राज बब्बर का जादू यहाँ नहीं चल पाया और अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। साथ ही उस समय पहली बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। 13 दिन की ये सरकार चली, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अल्पमत में होने के कारण ये सरकार गिर गई। अलग अलग कई पार्टियों की सरकारें उसके बाद 2 साल चली। फिर 1998 में नए लोकसभा का फिर से चुनाव हुआ देश में। इस बार समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फर अली को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा, पर उनका भी यहाँ असर नहीं हो पाया और अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से तीसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब हुए। फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो एनडीए की सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 13 महीने ये सरकार चली। 13 महीने के बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था। फिर 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से कर्ण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि कर्ण सिंह भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते और एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। 2004 का लोकसभा चुनाव भी अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ लोकसभा सीट से लड़े, चुनाव जीते और सांसद हुए। पर उस बार जो देश में इंडिया साइनिंग का जो नारा था वो फेल हो गया और इंडिया साइनिंग का जो नारा भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिला पाया और यूपीए के कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 के चुनाव के बाद 2005 में महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क से ये घोषणा कर दी थी कि अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, इसके बाद वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े, शारीरिक कारणों से उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर वो बीमार रहने लगे और ये सारी चीज़ें चलने लगी।
5 दशक तक वो लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे। 10 बार वो लोकसभा के सांसद हुए, 2 बार राज्यसभा के सांसद हुए, 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी को एक राजनेता के अलावा बड़े वक्ता, लेखक, पत्रकार, कवि के तौर पर भी देश में जाना जाता है। बतौर प्रधानमंत्री परमाणु परीक्षण, लाहौर अधिवेशन, कारगिल विजय जैसी बड़ी उपलब्धियां उनके नाम आती हैं। राजनेता के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति में लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। अब फिर हम लोकसभा चुनाव पर लौटते हैं। साल 2009 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव नहीं लड़ा तो इस सीट पर उनका जो खड़ाऊ लेकर के आगे बढ़े लालजी टंडन। लालजी टंडन यहाँ से 2009 में लोकसभा के उम्मीदवार हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ में रहते थे तो कई बार वो लालजी टंडन के घर पर ही रुका करते थे। साल 1935 में चौक इलाके में लालजी टंडन का जन्म हुआ। उस समय चौक गांव का इलाका हुआ करता था और वहाँ लालजी टंडन का जन्म हुआ। शुरू से ही वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे। 1978 में विधान परिषद के सदस्य बने, फिर 90 में दोबारा बने। उसके बाद वो नेता सदन रहे और ये सारी चीज़ें हुई। लखनऊ 1996 में लखनऊ पश्चिम की विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ करके एमएलए हुए। इसके बाद लगातार 3 बार इसी सीट से चुनाव जीत करके वो विधायक बनते रहे। जब 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कल्याण सिंह के नेतृत्व में, तो लालजी टंडन नगर विकास के मंत्री बनाए गए। फिर बाद में जब बसपा और भाजपा की सरकार बनी तब भी नगर विकास मंत्री थे लालजी टंडन। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर अगस्त 2018 में बिहार के राज्यपाल बनाए गए। जुलाई 2019 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 21 जुलाई 2020 को लालजी टंडन का निधन हो गया। लालजी टंडन का जन्म चौक के इलाके में हुआ। जो पूरा इलाका पुराने लखनऊ का, उसे पुराना लखनऊ कहा जाता है। जो पुराने लखनऊ का इलाका है उसमें वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। बावजूद इसके भी लालजी टंडन का उस पूरे क्षेत्र में जो वोटर्स हैं उन पर पकड़ बेहद अच्छी मानी जाती थी और यही कारण था कि वो लखनऊ पश्चिम की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और 3 बार लगातार चुनाव जीत करके विधायक हुए। इसके बाद के जो भी लोकसभा चुनाव होता था उसमें वो प्रमुख भूमिका निभाते रहते थे। उनके बेटे आशुतोष टंडन लखनऊ की पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर के वर्तमान समय में विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लालजी टंडन के बाद नाम आता है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह, जब लालजी टंडन को 2009 के बाद 2014 में टिकट नहीं दिया गया बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के वारिस के तौर पर राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आ गए। साल 2014 में ये लखनऊ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। चंदौली में इनका जन्म हुआ। 13 साल की उम्र में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। इसके बाद छात्र राजनीति से ही इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1974 में ये जनसंघ के मिर्जापुर यूनिट के सचिव बनाए गए। 1975 में 24 साल की आयु में ये जनसंघ के जिला अध्यक्ष बन गए। 1977 में जब उसके बाद ये पहले जेपी आंदोलन से जुड़े, फिर उसके बाद इमरजेंसी में जेल गए, जेल से लौटे। 77 में फिर ये मिर्जापुर से चुनाव लड़ करके और पहली बार विधानसभा सदस्य बने। इसके बाद वो कई चुनाव हारे। 1986 में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के ये जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में इन्हें यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और साथ ही साथ उसी साल 1988 में ही ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य बने, एमएलसी बनाए गए। फिर 1991 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कल्याण सिंह के नेतृत्व में, तो ये राजनाथ सिंह कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए। नकल अध्यादेश लागू किया था इन्होंने। नकल अध्यादेश के लागू करने का श्रेय राजनाथ सिंह का है। इन्हीं के समय में हुआ था। नकल अध्यादेश ने नकल पर पूरी तरीके से रोक लगाई थी। उस समय की सबसे बड़ी घटना के तौर पर नकल अध्यादेश को देखा जाता है, जिसने उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स को भी खूब प्रभावित किया था। बाद में जब 93 में मुलायम सिंह की सरकार बनी तो इस अध्यादेश को हटा दिया गया। 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई। खुद राजनाथ सिंह भी लखनऊ से सटे महोना की विधानसभा सीट से चुनाव हारे, पर इस हार से इनके कद में कोई अंतर नहीं आया। कुछ ही समय के बाद साल 1994 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। ये राज्यसभा और केंद्र चले गए, पर चूंकि संघ से इनकी नज़दीकी थी, संघ की नज़दीकी के नाते ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन करके
वापस आए। साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, पर उस समय बसपा और भाजपा की जो मिलाकर के सरकार बनी थी, उस सरकार को बनाने और 2 बार उसको बचाने का श्रेय राजनाथ सिंह के हिस्से में जाता है। साल 1999 का जो चुनाव हुआ, 1999 के चुनाव में 98 में जो कल्याण सिंह का बवाल हुआ, कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध किया, क्योंकि वो राजनाथ से झगड़ा हुआ, सार्वजनिक पटल पर आया, तो राजनाथ की बजाय वो झगड़ा कल्याण और अटल का हो गया, जिसमें कल्याण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री तो वो तब बनेंगे जब MP रहेंगे। बहरहाल राजनाथ को संघ की नज़दीकी का एक बार फिर फायदा मिला। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो राजनाथ सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया गया, प्रदेश की राजनीति से केंद्र में चले गए। फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राम प्रकाश गुप्ता, जो उस समय राजनीति में कहीं सार्वजनिक जगहों पर कहीं थे भी नहीं, सामने भी नहीं थे, एक तरीके से स्टोर में रखा हुआ माल थे वो, उनको निकाल करके लाके मुख्यमंत्री बना दिया गया। 11 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद साल 2000 में राजनाथ सिंह को फिर से केंद्र से प्रदेश की राजनीति में भेजा गया और 2000 में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। साल 2002 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ा। वो हैदरगढ़ से उपचुनाव जीते थे 2001 में, फिर 2002 में भी वहीं से चुनाव लड़ करके वो चुनाव जीतने में कामयाब, वो खुद चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी। साल 2004 में जब पूरे देश में इंडिया साइनिंग का नारा चला, इंडिया साइनिंग के नारे ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को इंडिया साइनिंग का जो नारा था वो केंद्र की सरकार को, जो केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उसको बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाई। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की कुर्सी चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, पर राजनाथ सिंह पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, रथ यात्रा निकाली, उसके बाद ये पाकिस्तान गए, वहाँ पर जिन्ना के मज़ार पे चले गए, जिन्ना की तारीफ़ की, जिसका भारत में उल्टा असर हुआ। भारत में लाल कृष्ण आडवाणी का खूब विरोध हुआ। जब वो देश लौटे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफे का सबसे बड़ा लाभ राजनाथ सिंह को मिला। राजनाथ सिंह को साल 2005 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। साल 2009 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। साल 2009 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्हें गाजियाबाद की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। साल 2013 में जब 2014 में लोकसभा के चुनाव होने थे पूरे देश में, उस वक्त साल 2013 में जब अध्यक्ष बदला जाना था तो नितिन गडकरी का ये था कि कार्यकाल फिर से उन्हीं का कार्यकाल रहेगा दूसरे कार्यकाल में, पर पूर्ति समूह का घोटाला सामने आ गया, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं में नितिन गडकरी का नाम आया। नितिन गडकरी को अध्यक्ष पद से हटना पड़ा और एक बार फिर राजनाथ सिंह के किस्मत के सितारे चमके और राजनाथ सिंह दूसरी बार 2013 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। उसके बाद अपने अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री स्थापित करने के लिए खूब वकालत की। नरेंद्र मोदी के नामों की चाहे जितने भी देश में विरोध हुए हों, पर उन सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम सबके सामने रखा। साल 2014 में ये लखनऊ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आए, यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो ये नंबर 2 हुए और इन्हें गृह मंत्रालय मिला। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये लखनऊ से दूसरी बार चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके संसद पहुँचे और वर्तमान समय में देश के रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है कि किसी भी सीट से दोबारा चुनाव नहीं लड़े, अगर लड़े तो जीत नहीं पाए, पर इन सारी चीज़ों को धता बताते हुए लखनऊ से ये दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब यहाँ की जो जाति समीकरण है, जो गणित है, उसकी बात की जाए तो यहाँ करीब जो लखनऊ ज़िले की आबादी है वो कुल 45,89,000 की आबादी है। इसमें 71% आबादी हिंदू समुदाय से आती है, तो वहीं 26.34% मुस्लिम आबादी है। बतौर वोटर बात की जाए तो वोटरों के लिहाज से वोटरों की संख्या यहाँ 35,73,944 है, जिसमें 19,22,184 जो 2019 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से पुरुष मतदाता हैं, तो 16,51,626 मतदाताएं महिलाएं हैं। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर 14.5% अनुसूचित हैं,
मतदाता जो ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की संख्या करीब 18% है, ओबीसी 28% हैं, तो मुस्लिम मतदाता 18% हैं। यहाँ से कई सेलिब्रिटियों को चुनाव लड़ाया गया, जिसमें राज बब्बर को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, पूनम सिन्हा, प्रमोद कृष्णन, इन सबको, पूनम सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी को साल 2019 में कांग्रेस उसमें सपा बसपा गठबंधन ने चुनाव लड़ाया। लखनऊ को कायस्थों का गढ़ कहा जाता है, गढ़ माना जाता है, कायस्थों की संख्या यहाँ खूब है। साथ ही साथ कायस्थ, सिंधी और जो बनिया समाज है उसमें एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर है। ये शायद यही कारण है कि राजनाथ सिंह जो गैर कायस्थ होने के बावजूद भी दूसरी बार इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीतने में कामयाब हुए। इसका ये उदाहरण इसलिए भी सही साबित होता है कि इलाहाबाद और बनारस में भी कायस्थों की संख्या खूब है, बावजूद इसके भी वहाँ से गैर कायस्थ जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाती रही है और वहाँ से जीतती रही है। बहरहाल ये कांग्रेस शुरुआती दौर में यहाँ पर 6 चुनाव जीती, फिर 7 बार भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान समय में लंबे समय से 1991 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला है, जिसे फिलहाल कोई भी पार्टी दरकाती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि कांग्रेस या दूसरे दल यहाँ पर किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ते हैं और भाजपा के इस मजबूत किले में सेंध लगा पाते हैं या फिर नहीं। धन्यवाद।